हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। मैं इस चैप्टर के 3 वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस को कैसे ट्रीट किया जाए। If our immune system fails to protect us against an infectious disease, we fall ill and need to visit a doctor. यदि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यदि हमें किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है, जैसे हमें बुखार हुआ और वो अपने आप ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वी फॉल इल एंड नीड टू विजिट अ डॉक्टर। द डॉक्टर may give us medicines called antibiotics which kill the bacteria that might have caused the disease. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिसिन देते हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स that are different from humans or other animal cells. जो एंटीबायोटिक्स होते हैं केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं सबसे पहले तो, और ये बैक्टीरियल सेल्स के केवल उन पार्ट्स को टारगेट करते हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। हम उन एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं जो ह्यूमन और एनिमल सेल्स के पार्ट्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि यदि वो ह्यूमन और एनिमल सेल्स के पार्ट्स को टारगेट करने लगेंगे तो इससे हमें ही नुकसान होगा। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस और डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। वे केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वे वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाले इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? Penicillin was discovered in 1928 by Alexander Fleming, a bacteriologist from London. While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन के से एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। जब वे हार्मफुल बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये नोटिस किया कि जो डिस्कार्डेड पेट्री डिश है जिसमें पहले से कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा उसमें मोल्ड भी ग्रो करने लगी। फिर जो वो मोल्ड थी वो उन्होंने देखा कि जो मोल्ड थी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी। फिर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पाया कि जो मोल्ड है वो कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रही थी जिससे वो बैक्टीरिया किल हो रहा था। He realized the mold released a substance that killed the bacteria. This chance discovery led to the discovery of penicillin, the first antibiotic used to treat bacterial infections. तो जो मोल्ड है जो सब्सटेंस रिलीज कर रही थी जिससे बैक्टीरिया किल हो रहा था, उसी सब्सटेंस को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और इसी से उन्होंने जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ सिंस देयर डिस्कवरी, देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैड लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। हालांकि जो एंटीबायोटिक्स है उन्होंने हमारे कई लाखों लोगों की जीवन को बचाया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, लेकिन उनके अंधाधुंध यूज़ के कारण जो उनकी इफेक्टिवनेस है बहुत कम हो गई है। Nowadays, there are news headlines about antibiotic resistance, a phenomena where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic. आजकल हम न्यूज़ हेडलाइंस में इस वर्ड्स को काफ़ी सुनते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें जो बैक्टीरिया पहले जिस एंटीबायोटिक से किल हो जाता था वो अब उस एंटीबायोटिक से किल नहीं हो रहा है, बल्कि एंटीबायोटिक देने पर भी वो जो बैक्टीरिया है वो लगातार मल्टीप्लाई कर रहा है, लगातार संख्या में बढ़ता जा रहा है। दिस मेक्स
common infections harder to treat and increases the risk of complications, prolonged illness and even death. तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जो बैक्टीरिया में डेवलप हो गया है, उससे जो कॉमन इन्फेक्शन है उनको भी ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो गया है. इससे कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी बढ़ रहे हैं और जो बीमारी है बहुत लंबे समय तक चलती है और इस बीमारी से डेथ भी हो सकती है. अब हम पढ़ेंगे हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड्स इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं. जो कैटल होते हैं, मान लीजिए जो कैटल हैं, इनको हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक दे दी है अननेसेसरीली. ज़रूरत नहीं थी तब भी हमने इन्हें काफ़ी एंटीबायोटिक दे दी या फिर इन्होंने कहीं से ले ली है. तो जब ये तो इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है. अब जब ये जो कैटल हैं अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तो ये जो वेस्ट मटेरियल है वो मिट्टी में मिल जाता है. तो इस वेस्ट मटेरियल में जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो मिट्टी में आ जाते हैं. अब जब इसी मिट्टी पर कोई फसल उगाते हैं तो उस फसल में भी वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो इस फसल में भी आ जाते हैं. अब इस फसल के प्रोडक्ट का जब हम कंजम्पशन करते हैं, खाते हैं उसे, तो ये बैक्टीरिया हम में भी आ जाता है, मतलब वो पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाता है. इसी प्रकार जब ये जो कैटल होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बटर, मिल्क या एग या दूसरे कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हम इनका कंजम्पशन करते हैं तो इनके थ्रू जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो सारी कम्युनिटी में आ जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे हाउ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ह्यूमंस के थ्रू कैसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फैलते हैं. सपोज ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले ली थी जबकि इनको ज़रूरत नहीं थी, तो इनके अंदर जो बैक्टीरिया थे उन्होंने एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया. अब जब ये पर्सन बीमार पड़े तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. हॉस्पिटल में क्योंकि इनके अंदर पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो इनके पास के जो पेशेंट्स हैं जब ये खांसते हैं, छींकते हैं, तो उनमें ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उनमें फैल जाते हैं. या फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो इनका ध्यान रखने के लिए लगाए गए हैं, उन हेल्थ वर्कर्स में भी ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ सकते हैं. फिर जब ये जो पेशेंट्स हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स जब पूरे हॉस्पिटल में घूमते हैं, वहाँ की सरफेस को छूते हैं, तो वहाँ की सरफेस को डर्टी कर देते हैं. वहाँ उस सरफेस पर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो करने आ जाते हैं. और जब उस सरफेस को जो सभी लोग छूते हैं तो उनके अंदर भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ जाते हैं. अब यहाँ से जो पेशेंट्स ठीक होकर जाते हैं घर पर, वे फिर कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं. तो ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इस पर्सन में थे, वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पूरी कम्युनिटी में फैल जाते हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिनके अंदर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ये बीमार नहीं पड़ते हैं और जब ये कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते बात करते हैं, उनके गले लगते हैं, तो फिर ये जो इनके अंदर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो पूरी कम्युनिटी में फैल सकते हैं. तो हमने देखा कि किस तरीके से जानवरों के थ्रू भी और प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाता है. Activity 3.7 Let us infer. Study the infographic given in figure 3.5b. How do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? ये जो फिगर है 3.5b, इसको स्टडी कीजिए. आप क्या सोचते हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बैक्टीरियल पैथोजेंस में कैसे डेवलप होता है? What precautions may be taken to reduce antibiotic resistance? और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
To tackle the problem of antibiotic resistance, we must use antibiotics wisely only when prescribed by a doctor in the correct dose and for the right duration. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें जो एंटीबायोटिक्स है उनका यूज़ बहुत ही वाइजली करना चाहिए। जब हमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखें कि ये वाली एंटीबायोटिक लेनी है, तभी हमें वो एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। जितने डोज में डॉक्टर ने कहा है उतनी ही लेनी चाहिए और जितने ड्यूरेशन के लिए कहा है उतनी ड्यूरेशन के लिए ही उसे लेना चाहिए। Avoiding unnecessary use helps prevent the risk of resistant bacteria and keeps antibiotics effective for future generations. तो एंटीबायोटिक्स को यदि हम वाइजली यूज़ करते हैं तो इससे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो ये एंटीबायोटिक्स हैं इसका जो प्रभाव है वो बना रह सकता है। Traditional medicine systems like Ayurveda, Siddha and Unani have been used in India for many years to manage common health problems. जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इनका यूज़ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी लंबे समय से हमारे इंडिया में किया जा रहा है। दे यूज़ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हर्ब्स, ऑयल्स एंड मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेसेस एंड प्रमोटिंग रिकवरी एंड फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट। इसमें हर्ब्स, ऑयल्स, मिनरल्स इनका यूज़ किया जाता है और इन्हीं से जो बीमारियां उनको ठीक किया जाता है। ये जो सिस्टम है वो हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस ज़्यादा करते हैं और बैलेंस्ड डाइट पर भी वो फोकस करते हैं। While these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases and at all stages. ये जो systems हैं वे कुछ कंडीशन में तो हेल्पफुल होते हैं और हमें स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं, लेकिन ये बीमारी की हर स्टेज पर इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं और सारी बीमारियों को ये ठीक नहीं कर पाते हैं। Therapies for non-communicable diseases focus on managing symptoms and improving quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation. तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, इनको सिम्टम्स के आधार पर ठीक किया जाता है। इनमें जो सिम्टम्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है और इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे मेडिकेशन के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा भी इन बीमारियों को मैनेज किया जाता है। लाइफस्टाइल चेंज में जैसे कि रोज़ एक्सरसाइज करना, प्रॉपर नींद लेना, डाइट अच्छी रखना, ये सब आता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूअस केयर आर की टू कंट्रोल द डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। यदि कोई बीमारी जल्दी डायग्नोस हो जाती, जल्दी उसकी पहचान हो जाती है तो हम उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं और वो डिजीज़ बढ़ भी नहीं पाती है और साथ में उसके द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी कम किया जा सकता है। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया कैसे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हम इस फिगर में देखेंगे। अ फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जब हम एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इतने सारे बैक्टीरिया हैं, उनमें से ये एक बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया एंटीबायोटिक के लिए। अब आप इस पर कितना भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करो, ये उस एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा। When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria, protecting the body from infection. जब जो ये एंटीबायोटिक्स हैं डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं तो वो हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं उन्हें भी किल कर देते हैं। मतलब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के साथ साथ जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये एंटीबायोटिक किल कर देते हैं। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगते हैं और ये जो हेल्दी बैक्टीरिया को भी टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब उनकी संख्या से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Some bacteria transfer antibiotic resistance to other bacteria causing more problems.
प्रॉब्लम तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र करने लगते हैं, मतलब दूसरे बैक्टीरिया को भी वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस बनाने लगते हैं, तब प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बिग हो जाती है। अब एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं? आप इस फिगर में देखिए, इसमें ये जो बॉय है ये बोल रहा है आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माय मदर, शी हैज़ अ सोर थ्रोट एंड अ फीवर। मुझे मेरी माँ के लिए एंटीबायोटिक चाहिए, उनका गला खराब है, उनको बुखार है। यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। तो ये लेडी हैं वो ये बोल रही हैं कि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, तभी एंटीबायोटिक लेना चाहिए। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए, हमें ऐसे ही किसी भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल? नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक्स। ये पूछ रहे हैं कि आप अपने कैटल को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं? तो इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं अपने कैटल्स के लिए कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर रही हूँ। नो नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शंस टू योर कैटल। अपने कैटल को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, ये जो पर्सन है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे हैं अपने कैटल को, तो ये बच्चे उन्हें रोक रहे हैं कि आप उन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन मत दीजिए ऐसे ही। इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज, नहीं तो उसमें एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा।